सभी विद्यार्थी बड़े ध्यान से देखेंगे और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ में अपनी इस वीडियो को समझेंगे भाई। देखिए, हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको लघु बीजाणु जनन के बारे में बताया था। लघु बीजाणु जनन, इसके बारे में हमने आपको बताया था। लघु बीजाणु जनन हमने बताया क्या था। लघु बीजाणु जनन में होता क्या है? लघु बीजाणु जनन का मतलब होता है, लघु बीजाणु जनन मतलब माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। हमने आपको एक बात बताई थी, जो नर युग्मक होते हैं यानी मेल गैमेट होते हैं, वे हमेशा माइक्रो होते हैं। माइक्रो मतलब सूक्ष्म होते हैं, यानी छोटे होते हैं, यानी छोटे होते हैं। ठीक है भाई। दूसरी बात हमने आपको बताई थी, जो गुरु बीजाणु होंगे वे कौन होंगे? यानी फीमेल गैमेट होंगे, हमेशा मादा युग्मक बड़ा होता है। तो हमने लघु बीजाणु जनन में हमने बताया था कि मेल गैमेट के बनने की प्रक्रिया, यानी इसके प्रोडक्शन की जो होती है, प्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है, यानी प्रक्रिया होती है, वो होती है क्या भाई? माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। तो ये बात समझ में आई आपकी। हमने कहा था लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया में नर युग्मकों का निर्माण होता है, ये बात हमने आपको बताई थी। अब हमारा जो यहाँ पर नया पॉइंट है, इससे अगला टॉपिक जो हमारा है जिसे हम लेकर चलेंगे, वो हमारा जो टॉपिक है वो है बीजांड एवं भ्रूणकोश। ये डाल देंगे हम, यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे। हमारा जो टॉपिक है वो है बीजांड एवं भ्रूणकोश। ये हमारा यहाँ पर इससे अगला टॉपिक है, इसे लेकर के हम चलेंगे, बड़ी ही गहराई से समझेंगे इसको। बीजांड क्या होता है? बीजांड क्या होता है ये भाई ध्यान रखना, इसको बीजांड लिख देंगे। बीजांड क्या होता है? इसको हम बोलते हैं भाई ओव्यूल, OVULE। ओव्यूल होता है फीमेल गैमेट। ठीक है भाई। ये मादा युग्मक होता है। मादा युग्मक हमेशा कैसा होता है? मेगा होता है ना, मतलब कैसा होता है? बड़ा होता है। ठीक है भाई। तो यहाँ हम मादा युग्मक के बारे में पढ़ेंगे, और मादा युग्मक जिसके अंदर होता है उसे कहते हैं भ्रूणकोश। क्या कहते हैं? भ्रूणकोश। इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे भाई, इसके बारे में अब देखिए चर्चा करेंगे हम। तो सभी ध्यान से देंगे। बीजांड होता है मादा भाग। क्या होता है भाई? मादा भाग। अध्यावरण से घिरे हुए, अध्यावरण होता है जो बीजांड के चारों ओर का जो कवर होता है उसको बोलते हैं अध्यावरण। जिसके अंदर बीजांड कवर होता है ना, उसे अध्यावरण बोलते हैं। अध्यावरण से घिरे हुए, एक गिरा वाली लिखना है यहाँ, घिरे हुए मतलब कवर हुए गुरु बीजाणु को, गुरु होते हैं जो बड़े बीजाणु होते हैं, गुरु बीजाणु को यानी मादा युग्मक को बीजांड कहते हैं। यानी ढके हुए मादा युग्मक को क्या कहते हैं? बीजांड कहते हैं। बीजांड परिपक्व होने पर दो स्पष्ट भागों में विभेदित हो जाता है, यानी दो भागों में बट जाता है। कौन कौन से हैं? एक तो होता है बीजांड वरंत, इसको बोलते हैं फ्यूनिकल। क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल, इसको बोलते हैं। देखिए, एक तो फर्स्ट वाला तो हुआ फ्यूनिकल, और सेकंड वाला हुआ आपका, फर्स्ट वाला तो होगा फ्यूनिकल मतलब बीजांड वरंत, जिस पर बीजांड लगा रहता है, वो जो डंठल होती है उसे बोलते हैं बीजांड वरंत। ठीक है भाई। और दूसरा होता है हमारा बॉडी ऑफ
बॉडी ऑफ न्यूसेलस, NUCCLIUS, यानी बीजांडकाय। कहने का मतलब क्या है, देखिए सभी विद्यार्थी, मैं आपको एक बात बताता हूं। ये हमारी जो संरचना है, ये देखिए बड़े गंभीरता से देखेंगे इस चित्र को। ये हमारा बीजांड, ये है प्रारूपिक रूप से हम जो ले रहे हैं, ये बीजांड की संरचना है भाई। देखिए इसमें क्या है, इसमें दो भाग दिखाई दे रहे होंगे आपको। एक तो ये पूरा का पूरा ढका हुआ भाग, ये तो कवर है बाहर का, जो वाइट कलर का चमक रहा है, ये कवर है इसका, जो उसको ढक करके रखा हुआ है। इसके अंदर ये जो ब्लैक कलर की जो आपको डार्क कलर का पार्ट दिख रहा है, ये क्या है, बीजांड है। और जिस पर ये लगा हुआ है, ये वाली जो डंठल है, ये वाली, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको भाई, बीजांड व्रत। और ये बीजांड की बॉडी हो गई पूरी की पूरी, तो इसको बोलते हैं बीजांडकाय। बात समझ में आई सभी के? तो अब हम आगे चलते हैं। तो दो भाग हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं, बीजांड व्रत और बीजांडकाय। अब देखिए दोनों भागों के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए भाई, प्रत्येक बीजांड का समीपस्थ सिरा यानी पास वाला जो सिरा होता है, वो प्लेसेंटा के साथ, यानी जहाँ पर बीजांड व्रंत बोल रहे थे हम, वो वाला, उसके साथ डंठल या पुमनिकल से जुड़ा रहता है। ठीक है भाई। इसका दूरस्थ सिरा, इसका दूर वाला सिरा जो होता है, जिस भाग से जुड़ा रहता है, उसे कहते हैं बीजांडकाय, यानी वो जो डंठल होती है उसे तो कहते हैं बीजांड व्रंत, और जो आपका दूर, ये बीजांड का दूर वाला सिरा होता है, पूरा का पूरा चौड़ा भाग होता है, उसे बोलते हैं बीजांडकाय। ठीक है भाई। अब आगे चलते हैं। नाभ, उसे क्या कहते हैं, बीजांडकाय से जुड़ा हुआ रहता है जो, उसे नाभिक कहते हैं। ठीक है भाई। एक से अब देखिए कुछ बीजांडों में, क्योंकि बीजांड 6 प्रकार के होते हैं, मैं आपको बताऊंगा आगे डिटेल में, इसमें ही बताया जाएगा बीजांड के प्रकार के बारे में। अभी हम खाली बीजांड के बारे में बता रहे हैं। पर कुछ बीजांडों में बीजांड व्रंत, बीजांड क्या हो, बीजांड है मादा युग्मक, ठीक है भाई, उसे हम बीजांड बोलते हैं, ओव्यूल बोलते हैं जिसको, में बीजांड व्रंत नाभिक से ऊपर वृद्धि कर, यानी इससे ऊपर जा करके जो न्यूक्लियस है इसका, बीजांडकाय की पार्श्व सतह पर जो खोखला भाग है उसका अध्यावरण वाला एक उभार के समान एक उभरी हुई, मतलब बाहर की तरफ को निकली हुई संरचना दिखाई देती है, जिसे बोलते हैं रेफिड। आप डायग्राम में देख सकते हैं, वहाँ पर आपको रेफी दिखाई देगा। ठीक है। बीजांड का केंद्रीय भाग, जो बीच वाला भाग है, जो डार्क कलर का दिखाई दे रहा था, मर्दूतकीय ऊतक का बना होता है वो भाग, यानी उसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं जो लगातार विभाजन करते रहते हैं। मर्दूतकीय ऊतक कौन से ऊतक होते हैं, जिनमें लगातार विभाजन चलता रहता है और वृद्धि करता रहता है। तो उभार वाला भाग जो होता है, उसका सेंटर वाला पार्ट जो है, उसमें विभज्योतिकी ऊतक है, वो निर्मित बीजांडकाय होता है, मतलब उसका बना हुआ बीजांडकाय होता है। ये दो गोलाकार आवरणों द्वारा घिरा रहता है। आप देखना डायग्राम में हमने आपको बताया था, दोबारा फिर देख लेंगे। ये कैसे ढका हुआ होता है भाई, ये दो लेयर है, एक ये रही एक ये रही, आउटर और इनर, दोनों की दोनों परतों से ये घिरा हुआ है। ये उभरा हुआ भाग है भाई बाहर की तरफ को। ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझेंगे, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर देखेंगे बड़ी गंभीरता से, ये न्यूक्लियस है यहाँ पर, जो हमने अभी बताया था दूरस्थ भाग जो होता है, कुछ बीजांडों में ये दूरस्थ भाग होता है। ठीक है। तो ये न्यूक्लियस है। तो अब आगे चलते हैं। देखिए ये क्या का बना हुआ है, हमने बताया था अभी, मर्दूतक कोशिकाओं का बना होता है। तो दो आवरणों से ढका हुआ है, जिन्हें क्या कहते हैं, अध्यावरण कहते हैं। अध्यावरण हमेशा ढकने का काम करते हैं, इसको जंतुओं में हम त्वचा भी बोलते हैं। अब देखिए अध्यावरण बीजांडकाय को चारों ओर से घेरे हुए है, मतलब ढक के रखा हुआ है इसने। अध्यावरणों के परस्पर मिलने के स्थान पर कुछ जगह एक छिद्र शेष रह जाता है, यानी एक स्थान पर एक छिद्र रह जाता है जहाँ पर ये अध्यावरण आपस में नहीं मिलते, जिसे बीजांडद्वय यानी माइक्रोपाइल कहते हैं। तो माइक्रोपाइल को मैं आपको दिखा सकता हूँ। देखिए ये अध्यावरण है, यहाँ से इसने इसको घेरे हुए है पूरा, लेकिन यहाँ इस स्थान पर आकर के ये घेरे हुए नहीं है, जिसको बोलते हैं बीजांडकाय। हमेशा ध्यान रखना, जो कोई भी बीज होता है, बीज के अंदर ही तो होता है मादा युग्मक। अब मैं बताता हूँ आपको। देखिए इसमें जो होता है,
इसी में कोई भी जब पराग नलिका आएगी, जो परागकण से निकलती है अंकुरण होने के पश्चात, वो पराग नली इसी में को प्रवेश करती है और इससे मिलते हैं। ये मादा युग्मक का केंद्रक है। आप देखेंगे मादा युग्मक है ना, ये जब निषेचन की प्रक्रिया होगी तो नर युग्मक आएंगे ऊपर से, एक पराग नलिका में से जो केंद्रक होगा वो केंद्रक और ये केंद्रक दोनों मिलेंगे, तब निषेचन की क्रिया होगी। ये अगुणित भ्रूण है पूरा का पूरा। ठीक है भाई, आपने लैंगिक जनन की प्रक्रिया में पढ़ा था, नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से क्या बनता है, भ्रूण बनता है। तो ये मादा युग्मक है भाई, इसके अंदर ये केंद्रक दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, कोई जब नर युग्मक मतलब जो परागकण होता है वो नीचे वृद्धि करके आता है वर्तिका नली में, और अंडाशय में ये होता है पूरा का पूरा भाग, जो फ्लावर का अंडाशय वाला भाग होता है उसमें ये मिलता है बीजांड। तो वो नर युग्मक मतलब जो पराग नलिका में आता है वो इस केंद्रक के साथ में मिलके निषेचन की क्रिया को कराता है, फिर बाद में इससे फल बनता है, ये फूल करके फल में परिवर्तित हो जाता है। तो हमारा ये पॉइंट यहाँ क्लियर हुआ भाई। अब हम बताएंगे बीजांड के प्रकार। बीजांड कितने प्रकार के होते हैं ये बताएंगे आप, बड़ी ही गंभीरता से समझना है भाई। देखिए, पुष्प के बीजांडसन के साथ, बीजांडसन मतलब जहाँ पर वो बीजांड जुड़ा हुआ है, बीजांड वृंत के पास में जहाँ से जिस पे आसीन है वो के साथ बीजांड विभिन्न प्रकार के बीजांड वृंत से जुड़े रहने के अनुसार माइक्रोपाइल वो छिद्र है जो उनसे हमने बताया था, कैलेजा वो है जहाँ से निकला हुआ है बीजांड से। बीजांड वृंत की स्थिति के आधार पर बीजांड मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। हमने अभी बताया था आपको ऊपर कि बीजांड कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन से, इनके नाम ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है भाई, बीजांड की संरचना और बीजांड के प्रकार वाला जो क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे तरीके से समझना इसको। ऑर्थोट्रोपस या एट्रोपस, सेकंड वाला है एनाट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस, और ये एम्फिट्रोपस है, और ये लास्ट वाला सर्सिनोट्रोपस कहलाएगा। दोबारा से इनके नाम एक बार देख लेंगे, ऑर्थोट्रोपस या एट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस, सारों में ट्रोपस आएगा। ट्रोपस का कोड ध्यान रखना है आपको, ट्रोपस सब में है, जितने भी बीजांड है सारे ट्रोपस है। इनमें शुरू में ऑर्थो, एना, हेमी एना, कैम्पाइलो, एम्फी, सर्सिनो, तो बाद में ट्रोपस लगाना है आपको, ये कोड ध्यान रखना। अब देखिए ऑर्थोट्रोपस, ये चित्र के आधार पर है भाई, ये माइक्रोपाइल के आधार पर अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ में माइक्रोपाइल जो है सीधा होता है बिल्कुल 90 अंश के कोण पर, कुछ जो है 360 के कोण पर होगा। ठीक है, तो कोण के हिसाब से यानी इनका मुख अलग अलग दिशा में होता है, इसलिए अलग अलग प्रकार के माने जाते हैं। देखिए ऑर्थोट्रोपस या एट्रोपस नंबर 1 वाला, इस प्रकार के बीजांड में बीजांड द्वार मतलब माइक्रोपाइल, निभाग जहाँ से निकला हुआ है, या बीजांड वृंत, तीनों एक ही सीधी दिशा में स्थित होते हैं। उदाहरण अर्टिकेसी या पाइपरेसी कुल के पौधों में इस प्रकार के बीजांड पाए जाते हैं। तो मैं आपको चित्र दिखा रहा हूँ भाई, देखिए ये है, इसमें केलेजा यदि आप देखेंगे बीजांडसन, बीजांड वृंत और माइक्रोपाइल तीनों एक ही दिशा में है सीधे। ये मैं नज़दीक से दिखा रहा हूँ इसको। अब देखिए ये है हमारा ऑर्थोट्रोपस या एट्रोपस वाला डायग्राम। इसमें आप देखेंगे माइक्रोपाइल बिल्कुल सीधे है, इसमें माइक्रोपाइल, कैलेजा और फ्यूनिकुलस जो है ये एक ही दिशा में है, सीधी दिशा में। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस। ठीक है भाई, अब देखिए एनाट्रोपस को, ऐसे बीजांड इस प्रकार उल्टे होते हैं कि बीजांड द्वार यानी जो माइक्रोपाइल है वो बीजांड वृंत तथा निभाग की दिशा अलग अलग होती है। उसमें तो एक ही थी लेकिन इसमें अलग अलग होती है। ठीक है भाई, बीजांड द्वार बीजांड वृंत यानी बीजांड द्वार जो होता है वो बीजांड वृंत के समांतर, जबकि बीजांड व निभाग एक सीध में होते हैं। ठीक है भाई, तो इसमें मैं आपको डायग्राम के द्वारा इसमें बताता हूँ आपको। देखिए ये है, ये सेकंड वाला डायग्राम है भाई। इसमें आप देखना फ्यूनिकल और माइक्रोपाइल
दोनों की दिशा अलग है, ये ऊपर की साइड है, ये फ्यूनिकल यानी माइक्रोपाइल इसमें नीचे है, कैलेजा भी सीधी दिशा में है। ठीक है भाई, तो आपको ये ध्यान रखना है फ्यूनिकल, कैलेजा और माइक्रोपाइल, इन तीनों की दिशा को देखना है। इन तीनों की दिशा के आधार पर ये 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है भाई, तो इसमें इसे बोलेंगे क्या भाई आप एनाट्रोपस। अब देखिए हेमी एनाट्रोपस में ऐसे बीजांड में बीजांड द्वार व बीजांड वरंत, इंग्लिश में नाम ध्यान रखने हैं आपको इनके भाई। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में नाम बहुत आसान है, हिंदी में थोड़े अजीब से। ऐसे बीजांड में बीजांड द्वार बीजांड वरंत पढ़ने पर 90 डिग्री का मुड़ाव होता है, मतलब 90 डिग्री के कोण पर मुड़ा होता है। ठीक है भाई, उदाहरण के लिए आप इसमें बता सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। हेमी एनाट्रोपस में जो रेननकुलेसी के पौधे होते हैं ना, रेननकुलेसी, तो हम यहाँ लिख देंगे रेननकुलेसी, RENNCULECAE, रेननकुलेसी। रेननकुलेसी कुल के जो पौधे होते हैं वे इसके एग्जाम्पल में आते हैं। तो डायग्राम में आप देखेंगे। अब देखिए कैम्पाइलोट्रोपस, ऐसे बीजांड का प्रमुख भाग इस प्रकार मुड़ा होता है कि बीजांड व निभाग एक सीध में नहीं होते। ठीक है भाई, तो ये एक सीध में नहीं होते। तो ये कैम्पाइलोट्रोपस का डायग्राम है भाई। देखिए माइक्रोपाइल कहाँ है, न्यूक्लियस कहाँ है, और भाई यदि हम कैलेजा की बात करें तो कैलेजा और फ्यूनिकल देखिए कहाँ है, ये रहा फ्यूनिकल यहाँ। ठीक है, तो इसी प्रकार इनकी मतलब अलग अलग दिशाएं होती हैं। अब देखिए एम्फिट्रोपस में देखेंगे हम, इस प्रकार की बीजांड ऐसे मुड़े होते हैं कि इनका भ्रूण कोष जो होता है वो मुड़ जाता है तथा घोड़े की नाल के समान संरचना बना लेता है। तो घोड़े की नाल के समान जो संरचना बनाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, एम्फिट्रोपस। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं, बहुत ही ये जो है ये घोड़े की नाल के समान संरचना बनाई हुई है, बिल्कुल गोल चूड़ी के आकार की, तो इसलिए इसे एम्फिट्रोपस बोलेंगे। अब देखिए सर्सिनोट्रोपस, ऐसे बीजांड का बीजांड वरंत वृद्धि करता रहता है और 180 से भी अधिक 360 तक घूम जाता है। ये वाला देखिए यहाँ से घूमा ये बिल्कुल, तो कितना घूम जाता है भाई लेकिन इनका जो माइक्रोपाइल है ये तो बाहर का इनर कोट हो गया इनका, ये यहाँ से घूम करके दोबारा से इसमें यहाँ पहुँच जाता है। देखिए यहाँ माइक्रोपाइल है, ये है माइक्रोपाइल, यहाँ ये ऐसे घूमा और एक बार और घूम गया, तो ये कितने कोण तक घूम गया, 360 तक दोबारा से घूम गया, तो इसलिए इसे बोलते हैं सर्सिनोट्रोपस। तो इस प्रकार भाई आप सभी को समझ में आया होगा, ये 6 प्रकार के होते हैं, सारे के सारे बड़ी गंभीरता से इसे लेकर के चलना है भाई। इस वीडियो को अगर समझ में ना आए तो दोबारा से देखना है। कोई भी वीडियो है या कोई भी टॉपिक है अगर आपकी समझ में नहीं आता तो उस वीडियो को दोबारा अपने डायग्राम को सामने रख के, मैंने डायग्राम आपके पास सेंड कर दिए थे, क्लियर फोटो भी सेंड करी थी आपके पास PDF में। ठीक है, तो उसमें से देखेंगे आप सभी, तो आप बड़ी अच्छे तरीके से डायग्राम को बनाना है आपको उसमें से ही। ठीक है, ताकि आप अच्छे से समझ सकें। डायग्राम को सामने रख के पढ़ोगे तो उससे क्या होगा, आपको बहुत सुविधा रह जाएगी समझने में। बिना डायग्राम के आपकी समझ में बिल्कुल भी नहीं आने का। तो इसलिए प्रयास करेंगे कि डायग्राम सामने हो, आपके नोट्स में लिखा हुआ होना चाहिए। आपके पास PDF काफ़ी दिनों पहले भेज दी थी, वो सामने रख करके उसमें से आप इसको देखेंगे तभी ये समझ में आएगा। ठीक है भाई, अब हमारा जो अगला पॉइंट होगा वो होगा गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया को हम समझाएंगे। जैसे हमने लघु बीजाणु जनन पढ़ा था वो तो नर युग्मकों के बनने की प्रक्रिया थी, और जो गुरु बीजाणु जनन होता है वो मादा युग्मकों के बनने की प्रक्रिया होगी। मादा जो युग्मक होता है वो हमने आपको बता ही दिया, उसे बीजांड बोलते हैं, ओव्यूल बोलते हैं। उसके बारे में हमने बता दिया कितने प्रकार के हैं, 6 प्रकार के होते हैं। उनकी जो संरचना होती है उसके आधार पर या दिशा के आधार पर वे 6 प्रकार के होते हैं। तो गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया बहुत ही आसान है, बहुत अच्छी है, तो उसे भी विद्यार्थियों हम अगली वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो को बड़ी अच्छे तरीके से लेकर के चलना है भाई। तो नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।